तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम रिव्यू करने वाले हैं सर्वाइवर सीरीज 2021 पेपर व्यू को। जी हां, ये हो चुका है खत्म, अभी जस्ट शो ऑफ द ईयर गया और मुझे लगता है कि सिर्फ मैं अकेला नहीं था, बहुत सारे आप में से भी लोग होंगे जिनको एक पॉइंट पे तो एटलीस्ट शो में लगा कि रॉक आने वाले हैं, क्योंकि रेड नोटिस मूवी की जिस तरीके से आज पूरी प्रमोशन करी गई, विंस मैकमैन देखने को मिल गए, रोमन रेंस के साथ कन्फ्रंटेशन देखने को मिल गई, एक स्टोरी लाइन सी बना दी पूरी। और मुझे लग रहा था कि रॉक की शायद इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, लेकिन ऐसा एंड में कुछ हुआ नहीं। तो ओवरऑल शो कैसा था, आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट से बता सकते हैं। क्या बेस्ट मोमेंट्स थी, क्या वर्स्ट मोमेंट्स थी, डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना रिव्यू बिना कोई टाइम वेस्ट करे और पहले बात कर लेते हैं इस प्री शो वाले मैच की। तो डेमियन प्रीस्ट और नाकामुरा का मैच डाल दिया गया था प्री शो पे, जिससे मैं खुश नहीं था, लेकिन फिर कोई एक मैच तो डालना ही था। काफी अच्छा मैच इन दोनों ने दिया, लेकिन क्राउड इतना ज्यादा इंटरेस्टेड इसके अंदर लग नहीं रहा था। एक पॉइंट पे वो आ गए थे मैच में जब एंडिंग पार्ट आया, लेकिन जो सीन हमें यहाँ पे देखने को मिला वो ये कि रिंग साइड पे खड़े रिक बूक्स जो है वो बार बार गिटार बजा रहे थे, जिससे डेमियन प्रीस्ट इरिटेट हो जाते हैं। वो वार्निंग देते हैं एक फाइनल रिक को, लेकिन उसके बाद वो उनकी गिटार तोड़ देते हैं और उससे अटैक करते हैं नाकामुरा को, जो कि एक डिस्क्वालिफिकेशन कॉज करता है। और यहाँ पे नाकामुरा DQ की वजह से इस मैच को जीत जाते हैं, जो प्री शो पे देखने को मिला। आई थिंक ये लोग डिजर्व करते थे एक बेटर क्राउड, मेन शो में मैच होना चाहिए था, लेकिन एक अच्छा मैच इन्होंने दिया जहां पे नाकामुरा गाइस जीत गए डिस्क्वालिफिकेशन से। अब बात करते हैं हमने मेन शो के पहले मैच की। तो ये काफी मतलब रूमर्स आ रहे थे कि ये मेन इवेंट होने वाला है, लेकिन इनफैक्ट इस मैच ने ओपन करा और ये था बेकी लिंच अगेंस्ट शार्लेट फ्लेयर। अब ऑब्वियसली WWE ने ये इनकी रियल लाइफ की स्टोरी इस मैच में यूज करी और मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने उस पर 100% डिलीवर करा। काफी लोग ये भी शायद बोलेंगे कि एक 5 स्टार क्लासिक मैच था। क्या आप लोगों के हिसाब से एक 5 स्टार मैच था? डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में आप बताएं। लेकिन जिस तरीके से मैं कह रहा हूं इनकी रियल लाइफ सिचुएशन को इस मैच में डाला गया, एक ब्रूटल मैच था, मतलब मोर देन रेसलिंग ये एक फाइट ही लग रही थी और बिल्कुल उसी तरीके से इस मैच का पेस भी मेंटेन करा गया। ऐसा लग रहा था कि रियल में एक दूसरे से भाई बहुत गुस्सा है और उसी तरीके से मैच में पूरी चीज इन्होंने मतलब लेआउट करी थी। तो बेकी लिंच वर्सेस शार्लेट फ्लेयर का जो ओपनर था, लोग इसमें बहुत इंटरेस्टेड थे, दिस इज ऑसम की चैंट हो रही थी और ओवरऑल जो मैच था गाइस बहुत बढ़िया क्वालिटी का था। अब एक बात जो कि प्रेडिक्शंस वीडियो में मैंने बोली थी कि भाई इस मैच की जो एंडिंग है उस पर काफी डिबेट करा जा रहा था और WWE को यहाँ पे कोई एक वे आउट चाहिए था ताकि दोनों में से कोई एक ज्यादा वीक भी ना लगे और हमें एक विनर भी मिल सके। तो उन्होंने यहाँ पे एक ऐसी हमें एंडिंग दी कि शार्लेट रोल अप के लिए ट्राई करती है रोप्स पकड़ के कि मैं मैच को जीत जाऊं, रेफरी उनको देख लेता है, लेकिन फिर सेम चीज बेकी लिंच करती है और तब रेफरी को वो दिखता नहीं है। तो शार्लेट फ्लेयर हंस रही थी कि भाई बेकी ने कैसे उनके अगेंस्ट ये ट्रिक यूज कर ली और बेकी लिंच ऑब्वियसली यहाँ पे इस मैच को जीत जाती हैं। लेकिन उसके अलावा जो रियलिज्म था इस मैच में वो बहुत बढ़िया था और वो मुझे देख के पसंद आया। ओपनर के हिसाब से इसने अपना काम बिल्कुल सही से करा और लोगों की जो एनर्जी थी बिल्कुल 100% थी यहाँ पे। इसके बाद जो मैच देखने को मिला वो था मेंस का सर्वाइवर सीरीज मैच, जो कि मेरे हिसाब से एक बढ़िया मैच था, अच्छा पेस इसमें भी मेंटेन था और मैंने ये प्रिडिक्ट करा था कि टीम रॉ इस मैच को जीतेगी। तो हम मेन पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जो यहाँ पे हमें देखने को मिले, कुछ अच्छी मोमेंट्स थी। तो स्टार्ट में केविन ओवेंस और रॉलिंस के बीच में बहस चल रही थी कि भाई कौन इस मैच को स्टार्ट करेगा और केविन ओवेंस इसको स्टार्ट करते हैं और वहां से चले जाते हैं काउंट आउट करके और अपने आप को एलिमिनेट करा लेते हैं। बहुत सारी स्पेकुलेशन हो रही थी कि भाई इसका मतलब एक यही हो सकता है कि केविन ओवेंस इज नाउ गोइंग टू ऑल एलीट रेसलिंग जब उनका कॉन्ट्रैक्ट जनवरी में खत्म होगा, लेकिन उसके बारे में अभी यहाँ पे बात करेंगे नहीं। इसके बाद फिन बैलर जो है वो हैप्पी कॉर्बिन को एलिमिनेट कर देते हैं कूड अग्रा लगा के। तो इस पॉइंट पे 4 वर्सेस 4 ये मैच हो गया था। इसके बाद बॉबी लैशली को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया मैच के अंदर, बहुत डोमिनेटिंग फैशन था उनका और यहाँ पे सबसे पहले वो किंग वुड्स को एलिमिनेट करते हैं एक हर्ट लॉक लगा के और उसके बाद उनकी फ्यूड यहाँ पे रीन्यू होती है ड्रू मैकिंटायर के साथ। तो एक दूसरे को मारने में इतना बिजी थे कि दोनों काउंट आउट हो जाते हैं और इस पॉइंट पे बॉबी लैशली और ड्रू मैकिंटायर जो है गाइस वो एलिमिनेट हो गए। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि शेमस ब्रोक किक लगा के फिन बैलर को यहाँ पे बाहर कर देते हैं। रॉलिंस एंड ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस जेफ हार्डी एंड शेमस जो है वो 2 on 2 बचता है इस मैच के अंदर। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि ऑस्टिन थ्योरी ने शेमस को पिन कर दिया और वो बिल्कुल उस बात से खुश नहीं थे और गुस्सा उन्होंने अपने टीममेट जेफ हार्डी पे ही निकाल दिया कि भाई तुम्हारी गलती है। तो जेफ हार्डी बचते हैं, रॉलिंस बचते हैं और ऑस्टिन थ्योरी। पहले जेफ हार्डी स्वांटन बॉम्ब लगा के ऑस्टिन थ्योरी को बाहर करते हैं और उसके बाद 1 on 1 उनका सेथ रॉलिंस के साथ यहाँ पे मैच होता है। क्राउड पूरे तरीके से जेफ को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन एट द एंड रॉलिंस यहाँ पे मैच
को जीत जाते हैं और वो सोल सर्वाइवर बन गए। टीम रॉ इस मैच को जीत गई एंड सेथ रॉलिंस वाज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। ओवरऑल आई थिंक काफी कूल मोमेंट्स इस मैच के अंदर देखने को मिली। ड्रू मैकिंटायर, ऑस्टिन थ्योरी, ये सभी लोग जो है काफी इंप्रेसिव मुझे लगे। फाइनली जेफ हार्डी की जो बुकिंग थी वो बेटर हमें देखने को मिली, उनको एंड तक जाने का मौका मिला, लेकिन सेथ रॉलिंस जो है उन्होंने विक्ट्री हासिल कर ली। और एक बार फिर से मैं बात बोलूंगा कि भाई जितनी मर्जी रॉ बेकार हो रही हो, जितनी अच्छी स्मैकडाउन हो रही हो, सर्वाइवर सीरीज में विंस मैकमैन का पूरा दिल जो है वो मंडे नाइट रॉ के लिए खुलता है। आई डोंट नो कैसे, लेकिन वो चीज आज एक बार फिर शो पे हमें देखने को मिली। सो मंडे नाइट रॉ गाइस वॉन दिस मैच। इसके बाद हमें जो सेगमेंट देखने को मिली यही वो चीज है जो कि किसी ने शायद प्रिडिक्ट नहीं करी होगी। और विंस मैकमैन हमें प्री शो में देखने को मिलते हैं कि अपनी कार से उतरे और उनके हाथ में गोल्डन कलर का एग है और वो रेड नोटिस मूवी का एक पार्ट है जो कि विंस मैकमैन को शायद रॉक ने भिजवाया है। तो उसकी वैल्यू काफी है, वो कोई मतलब ऐसी खिलौना नहीं है भाई, वो कहते हैं रियल थिंग है, इसमें हीरे मोती लगे हुए हैं जो भी है। तो रोमन रेंस को बुलाते हैं हमने लॉकर रूम के अंदर और उनको आराम से भाई कहानी सुना रहे हैं बिठा के कि कैसे ये चीज मेरे को मिल गई है, इसकी वैल्यू जो है वो $100 मिलियन है। और रोमन रेंस का रिप्लाई इस पे काफी बढ़िया था कि ये तो उतने ही पैसे हैं जितना मेरा अगला WWE का कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन इसके बाद हमें एक और चीज देखने को मिली इस एग के अराउंड, उसके बारे में हम अभी बात करते हैं। इसके बाद ये देखने को मिलती है हमें 25 मैन बैटल रॉयल जो कि रॉक को ट्रिब्यूट देने के लिए थी भाई, लेकिन मुझे लग रहा है कि रॉक से ज्यादा यहाँ पे पिज्जा को ट्रिब्यूट मिला, क्योंकि ये पूरा का पूरा मैच जो था वो पिज्जा हट ने स्पॉन्सर कर रखा था। तो एंट्रेंस रैंप पे पिज्जा पड़ा है, रिंग साइड पे पिज्जा पड़ा है। आई डोंट नो चल क्या रहा था, आधे बंदे स्मैकडाउन की टी शर्ट, आधे बंदे रॉ की टी शर्ट पहन के आए हुए थे। और मैच की स्टोरी काफी सिंपल थी। एजे स्टाइल्स बाहर खड़े हुए थे आधे मैच के लिए और ओमॉस सबको एलिमिनेट कर रहे थे। लेकिन एक पॉइंट आता है मैच पे जहाँ पे ओमॉस को एजे स्टाइल्स की उन्होंने टांगे पकड़ी हुई थी और बाहर से कमांडर अजीज एजे स्टाइल्स को खींच रहे थे और ओमॉस ही गलती से एजे को एलिमिनेट कर देते हैं। लेकिन एट द एंड सबको उन्होंने उठा के फेंक दिया, 12 एलिमिनेशंस, और ओमॉस गाइस यहाँ पे इस मैच को जीतते हैं। अब मैंने ये बात बोली थी कि हाँ यहाँ पे एजे स्टाइल्स का ब्रेकअप हो सकता है, लेकिन भाई यहाँ पे तो वो और सेलिब्रेट कर रहे थे ओमॉस के साथ। तो आई डोंट नो कि अब WWE के प्लान्स क्या हैं, लेकिन एजे स्टाइल्स ना ही इस मैच को जीते और ना ही उनका ओमॉस के साथ ब्रेकअप हुआ। एंड एट द एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स यहाँ से पिज्जा लेके भाग जाते हैं, क्राउड में फेंकते हैं। तो ये पूरा मुझे तो काइंड ऑफ भाई वेस्ट ऑफ टाइम लगा। आई डोंट नो आप लोगों को क्या है बैटल रॉयल पसंद आई या फिर नहीं, अपने ओपिनियन आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इसके बाद जो मैच देखने को मिला वो था ये टैग टीम चैंपियंस का आरके ब्रो अगेंस्ट दी ऊसोस। आई थिंक एक पॉइंट था मैच में जिसके बाद ये काफी एंटरटेनिंग हो गया था, लोगों को बहुत पसंद आ रहा था। यहाँ पे भी दिस इज ऑसम की चैंट्स हमें सुनने को मिली, लेकिन स्टार्टिंग पोर्शन ऑफ द मैच काफी स्लो था इस वजह से क्योंकि रिडल पे अटैक ऊसोस का कॉन्टिन्यूसली चल रहा था और रैंडी ऑर्टन को जो हॉट टैग मिलना था वो काफी लेट आया। मतलब हो सकता था कि WWE इस मैच को 2-3 मिनट छोटा करती तो शायद और ये बेटर हो सकता था, लेकिन यहाँ पे गाइस एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रिडल का जब हॉट टैग आता है, रैंडी ऑर्टन अंदर आते हैं, ऊसोस फिर भी किसी तरीके से कंट्रोल करते हैं इस मैच को। एंडिंग में देखने को मिलता है कि जिमी ऊसो जाते हैं टॉप रोप पे और उनको पता नहीं होता कि रैंडी ऑर्टन लीगल मैन है, तो वो स्प्लैश लगाने की कोशिश करते हैं रिडल पे, बट इन मिड एयर उनको लगती है RKO और रैंडी ऑर्टन जो है वो जीत जाते हैं इस मैच को अपनी टीम के लिए। तो एंडिंग मोमेंट तो मैच की बिल्कुल कूल थी भाई, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जैसे कि जो लास्ट पार्ट था मैच का वो ज्यादा बेटर था एज कंपेयर टू द फर्स्ट हाफ। लेकिन रैंडी ऑर्टन यहाँ पे एक बार फिर से जीत गए, यानी कि मंडे नाइट रॉ की टीम की हमें विक्ट्री देखने को मिली। इसके बाद विंस मैकमैन की एग सिचुएशन कंटिन्यू होती है, उनके यहाँ पे लॉकर रूम में बैठे होते हैं ऑब्वियसली एडम पियर्स और साथ के साथ सोनिया डेविल, और विंस मैकमैन देखते हैं कि उनकी डेस्क पे जो एग है वो गायब हो गया और वो कहते हैं कि भाई तुम यहाँ पे जाके हंसो मत, बाहर निकलो, हर एक सुपरस्टार को इंटरव्यू करो और मेक श्योर करना कि कल मंडे नाइट रॉ पे सारा रॉ और स्मैकडाउन का जो है वो लॉकर रूम आना चाहिए ताकि हमें पता लग सके कि आखिर ये एग चुराया किसने है, क्या उसके पीछे रीजन है। तो आई डोंट नो अब कल मंडे नाइट रॉ पे क्या देखने को मिलेगा, क्या ये कोई स्टोरी लाइन है या फिर कल की रॉ भी रेड नोटिस ने स्पॉन्सर कर रखी है, इसकी वजह से ये सब हो रहा है। आई डोंट नो WWE कर क्या रही है, एक अपनी स्टोरी लाइन बना रही है या फिर मार्केटिंग के पीछे भाग रही है, लेकिन ये जो भी चीज है कल रॉ पे कंटिन्यू होगी। इसके बाद मैं सोच रहा था क्या ये एक्चुअली रॉक ने एग चुरा लिया या फिर उस टाइप का कुछ, लेकिन वैसा हमें कुछ देखने को मिला नहीं। तो अगर WWE कुछ दिखाती तो बेटर लगता, लेकिन वैसा ही शो में गाइस कुछ हुआ नहीं है। इसके बाद विमेंस का ये आता है भाई ट्रेडिशनल सर्वाइवर सीरीज मैच, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा बेकार लगा। आई थिंक काफी सारे इसमें वॉचेस थे और इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा था मैच में। स्टार्टिंग में ही कार्मेला बाहर हो जाती हैं, फिर कुछ देर तक यहाँ पे 4-on-5 हमें मैच देखने को मिला, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि इसके बाद रॉ के सारे सुपरस्टार्स एलिमिनेट हो जाते हैं, 4-on-1 ये रह जाता है और साशा बैंक्स के अगेंस्ट ही उनकी टीम टर्न कर जाती है और साशा को वो रिंग में जाने से रोकते हैं, वो काउंट आउट होती हैं और एलिमिनेट हो जाती हैं।
तो इस पॉइंट पे ऑब्वियसली WWE साशा को प्रोटेक्ट कर रही थी कि भाई पिन तो हम इनको करवा नहीं सकते, तो इस तरीके से इनको मैच से बाहर कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे 3-on-1 हुआ, एक एक करके सबको पिन कर दिया बियांका ने, और एट द एंड गाइस यहाँ पे वो शॉर्टजी को पिन करती हैं टू विन द मैच फॉर मंडे नाइट रॉ। तो एक बार फिर से हमें देखने को मिला कि भाई रॉ ही ऑलमोस्ट सारे मैच जीत गई। आई थिंक सिर्फ 2 मैच स्मैकडाउन जीती है, सर्वाइवर सीरीज मंडे नाइट रॉ ही जीतती है चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे बियांका अपनी टीम के लिए विक्ट्री लेती हैं, और मुझे भाई ठीक ठाक सही मैच लगा, कुछ ज्यादा यहाँ पे खास था नहीं। इसके बाद एक बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिली जिसको मैं मेंशन करना चाहता हूँ, जहाँ पे पॉल हेमन की इंटरव्यू ले रही थी केला ब्रैक्सटन, और वो उनसे कहती हैं तुम क्या इन रूमर्स के बारे में कहना चाहते हो कि ब्रॉक लेसनर की जो सस्पेंशन है वो इनडेफिनेट नहीं रही है, यानी कि उनका रिटर्न होने वाला है कुछ टाइम में। और इसके बारे में पॉल हेमन ने कुछ जवाब तो दिया नहीं, लेकिन गाइस क्या आपको लगता है कि आने वाले कुछ टाइम में ब्रॉक वापस आएंगे? ऑब्वियसली मुझे लगता है कि उनको रिसेंटली बताया गया था कि वो आने वाले किसी शो के अंदर टिकट लेके आएंगे लॉस एंजलिस में जो होने वाला है स्टेपल सेंटर के अंदर, लेकिन आई डोंट नो वो चीज़ सच होगी या फिर नहीं। लेकिन जो भी है ये पॉइंट टू बी नोटेड है कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न एक बार फिर से टीज करा जा रहा है। और फाइनली शो का जो मेन इवेंट था यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस अगेंस्ट द WWE चैंपियन बिग ई। और मैं यही बोलूंगा कि भाई यहाँ पे एक बार फिर से दिस वाज नॉट अ 5-स्टार मैच। स्टार्टिंग इसकी काफी स्लो थी, ये बैक एंड फोर्थ चल रहे थे, लेकिन एक पॉइंट आया जिसके आगे से मैच ने पिकअप करा और उसके बाद भाई काफी बढ़िया ये मैच चलता रहा। तो बहुत सही था ये मैच मेरे हिसाब से एट द एंड, लेकिन उससे पहले ठीक ठाक था। जब बिगी अपना स्पीयर लगाते हैं थ्रू द रोप्स, दैट वाज रियली गुड। रोमन रेंस ने स्पीयर लगाया पहला जिस पे बिगी ने किक आउट करा, बिगी अपनी बिग एंडिंग लगाते हैं जिस पे रोमन रेंस रोप पकड़ लेते हैं। तो कुछ क्लोज मोमेंट्स मैच में थी, लेकिन उसके अलावा एज सच कुछ यहाँ पे था नहीं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि WWE अगर मैच ऐसा देती है जहाँ पे रोमन रेंस ऐसे क्लीन जीत जाते हैं विदाउट एनी इंटरफेरेंस, तो शायद शो के एंडिंग में कुछ बढ़िया हमें देखने को मिले, शायद ब्रॉक लेसनर या फिर इवन द रॉक। लेकिन जैसे ही नीचे लिखा है ऑल राइट्स रिजर्व्ड, मुझे पता लग गया शो खत्म हो गया है और WWE ने उसको ऐसे ही एंड कर दिया। तो आगे के लिए कोई हिंट गाइस हमें मिला नहीं, और रोमन रेंस ने आई थिंक एंड में काफी इजीली बिग ई को हरा दिया। इट वाज अ गुड कंपटीशन, लेकिन ऐसा कभी लगा नहीं कि रोमन रेंस मैच को हारने वाले हैं। तो ओवरऑल आप शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपना ओपिनियन डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में दें गाइस। और मैं कहना चाहता हूं कि ओवरऑल सर्वाइवर सीरीज ठीक शो था, कुछ मैचेस ने काफी बढ़िया डिलीवर करा, लेकिन फिर से हम शायद कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि इस शो की बिल्ड हम जानते हैं WWE ने कैसी करी थी। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि रॉ स्मैकडाउन पे क्या होगा, क्योंकि आई थिंक जो आने वाले 2 पेपर व्यूज हैं वो काफी अच्छे हो सकते हैं, WWE Day 1 एंड ऑब्वियसली रॉयल रंबल। तो गाइस ये था मेरा सर्वाइवर सीरीज का रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।